नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की और इस तेवर के साथ की कि ऐसा लगा मानो राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ चुनाव की लाइन लेंथ तय करने के इरादे से ही महाराष्ट्र पहुंचे थे। महाविकास अघाड़ी में राहुल के पार्टनर और मराठा क्षत्रप शरद पवार और उद्धव ठाकरे मराठा अस्मिता के इमोशनल मुद्दे के साथ ही अपनी ही पार्टियों से निकले महायुति के नेताओं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को चुनौती दे रहे थे। तो दूसरी ओर महायुति के राष्ट्रीय दल बीजेपी और उसकी गैर मराठा राजनीति से सीधे दो हाथ करने के लिए महाविकास अघाड़ी के राष्ट्रीय दल के तौर पर राहुल गांधी ने आज औपचारिक तौर पर ताल ठोक दी है। शिवाजी महाराज और बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर महात्मा फूले, सावित्री फूले, साहूजी महाराज, संत तुकाराम और भगवान बिरसा मुंडा, हर किसी का नाम राहुल गांधी की जुबान पर था और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर वो बात थी जिसका जिक्र मोदी अपने भाषणों में करते हैं। हर वो शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी और अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर बताते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों को उस हिंदुस्तान से जोड़कर सामने रखा जिसकी बात वो पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं, जाति जनगणना। राहुल गांधी के तेवर में आज चैलेंज का भी एक पुट नजर आया जब वो नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोल रहे थे। नागपुर महाराष्ट्र में विदर्भ का वही इलाका है जहां से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र की बाजी पलटने की शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसी विदर्भ इलाके से बीजेपी की जड़ें ऐसी उखाड़ी कि विदर्भ में सिर्फ नितिन गडकरी ही अपनी नागपुर की सीट बचा पाए थे। एक अकोला की सीट भी बीजेपी को मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस के आगे पस्त बीजेपी पिछली बार की 23 सीटों से सिमटकर दहाई के आंकड़े से भी नीचे पहुंच गई। लोकसभा चुनाव के उसी विजय रथ पर सवार राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज जब नागपुर पहुंचे तो उनके तेवर देखने लायक थे। हाथ में लाल रंग की संविधान की किताब का पॉकेट एडिशन और डायस पर संविधान के सम्मान, समानता और न्याय के हक के स्लोगन, खचाखच भरा हुआ हॉल और अपनी पहचान बना चुके सफेद हाफ टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर में राहुल गांधी उसी मुद्दे पर बोल रहे थे जिसे आप पहले कई बार सुन चुके हैं। लेकिन इस बार के तेवर में शायद लोकसभा चुनाव में मिली ताकत भी शामिल थी और मौजूदा चुनाव को लेकर उम्मीद भी शामिल थी। पहले खुद आप देख लीजिए और सुन भी लीजिए। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का है। अच्छा, दम होता तो आगे से आते, दम होता तो कहते भाई आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली मुझे 2-3 दिन पहले, अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। राहुल गांधी की राजनीति में पिछले 2 साल में जो बड़ा बदलाव आया है
उसने राहुल गांधी को एक कंसिस्टेंसी दे दी है। यह बदलाव पूरी कांग्रेस में बिल्कुल नहीं आया है। जिन दिग्गज नेताओं के साथ कांग्रेसी शब्द चस्पा है वो आज भी कांग्रेसी रंग ढंग से बाहर नहीं निकल सके हैं और ऐसे ही कांग्रेसियों की वजह से पार्टी कई राज्यों में सरकार बनाने से चूक भी चुकी है। लेकिन राहुल गांधी अब कांग्रेस की रीति नीति से अलग अपनी एक नई लकीर खींच चुके हैं। उसी लकीर पर चलते हुए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कमाल भी दिखा चुके हैं, जिसे अब वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दोहराना भी चाहते हैं। इसीलिए विधानसभा चुनाव के प्रचार के आगाज में भी उनका मुद्दा महाराष्ट्र का कोई स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि देश की 90% आबादी का ही रहा, जिससे महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। राहुल गांधी जिस तबके की बात करते हैं उस दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। सवाल यह है कि फिर इन दोनों नेताओं में टकराव क्यों है? इसके जवाब में राहुल गांधी की विचारधारा की बात सामने आती है। मतलब राहुल गांधी विचारधारा की बात करते हैं और विचारधारा की इसी लड़ाई में राहुल गांधी का तीर वहां तक पहुंचता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी की विचारधारा निकलती है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस है और नागपुर आरएसएस का मुख्यालय भी है। लेकिन नागपुर वो स्थान भी है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सालों पहले धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसीलिए जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार चल रहे हैं उसके लिए उनका श्री गणेश स्थल नागपुर ही होता है। उनकी बातों में भगवान बुद्ध भी होते हैं और निशाने पर बीजेपी के साथ उसकी वैचारिक मातृ संस्था आरएसएस भी होती है, जिसके प्रचारक रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शायद इसीलिए जब झारखंड के गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो बात वहां भी आदिवासियों की ही करते हैं, लेकिन उनका अंदाज आदिवासियों के फिक्र में उनका निशाना सामाजिक असमानता नहीं धार्मिक हो जाता है। नरेंद्र मोदी आदिवासियों की चिंता करते हुए निशाना बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों पर लगाते हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इसी विचारधारा को राहुल गांधी अपनी लड़ाई का केंद्र भी मानते हैं। राहुल कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के इस जंग में हर शब्द के मायने प्रचारक प्रधानमंत्री ने बदल दिए हैं। इस बदलाव की तस्वीर भी राहुल गांधी अपनी हर सभा में बताते दिखते हैं। जिस आर्थिक और सामाजिक असमानता का जिक्र राहुल गांधी करते हैं उसमें एक और देश का गरीब कमजोर किसान खड़ा है जो अगर कुछ हजार का कर्ज भी ना चुका पाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है, और दूसरी ओर अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठ इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज सरकार माफ कर देती है। इस असमानता का जिक्र करते हुए राहुल गांधी फिर विकास, प्रगति और इकोनॉमी जैसे शब्द के मायने समझाते हैं और सवाल पूछते हैं। सवाल बनता भी है कि आखिर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, जब 80 करोड़ यानी आधे से ज्यादा आबादी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों के मुताबिक 5 किलो राशन पर जिंदगी गुजार रही है। वो 25 करोड़ लोग कहां हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीबी रेखा से उनकी सरकार बाहर ले आई है। विकास हो किसका रहा है,
सिर्फ उनका जो पहले से ही विकसित और रईस हैं, कारोबारी हैं, सरकार से नजदीकी हैं, या फिर उनका जिस विचारधारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी निकली है। शिशु मंदिर के पीछे छुपकर, एकलव्य स्कूल के पीछे छुपकर, सच्चाई है। मैंने अभी देखी, बड़ी सी बिल्डिंग है, हजारों करोड़ की होगी जमीन। ये शिशु मंदिर का पैसा आया कहां से? ये मध्य प्रदेश की सरकार का पैसा है, राजस्थान की सरकार का पैसा है, बाकी प्रदेशों की सरकार का पैसा है, नेशनल हाईवे का पैसा है। उसको आप कह सकते हो विकास का पैसा है, गुजरात मॉडल का पैसा है, अंबानी अदानी का पैसा है। जिस कॉरपोरेट के लाखों करोड़ों मोदी सरकार माफ करती है, अगर उनके सिर्फ CSR यानी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को ही देश में सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए, तो देश के तमाम पिछड़े इलाकों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसी हकीकत और असमानता की जंग को लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र की जंग में कूदे हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहा है, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी के हक में 100% गोलबंद ना होने पाए। उसके लिए बीजेपी के पास महायुति के उसके साथी शिंदे और अजीत पवार है। हालांकि दोनों का ही दायरा काफी सिमटा हुआ है। ऐसे में बीजेपी का सारा जोर गैर मराठा और पिछड़े कमजोर तबके पर ही है, जिसके लिए राहुल गांधी ने जाति जनगणना की एक मोटी लकीर खींच दी है। कांग्रेस की तेलंगाना सरकार के जरिए राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही वहां इसकी शुरुआत भी कर दी, ताकि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को ना घेर सके। राहुल गांधी के आज नागपुर आने से पहले बीजेपी ने इसकी खूब कोशिश भी की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और नौटंकी करने का आरोप भी लगाया, लेकिन नागपुर में प्रचार के लिए कदम रखने से पहले अपनी तेलंगाना सरकार में जाति जनगणना की शुरुआत कर राहुल ने बीजेपी की बोलती ही बंद कर दी। अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए नारे कटेंगे तो बटेंगे का सहारा लिए आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश और संघ प्रमुख मोहन भागवत इसे जाति के संदर्भ में पेश करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी जिस विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने उसी संदर्भ में दिया था। योगी ने बाकायदा बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुस्लिमों द्वारा अत्याचार किए जाने की बात कहते हुए इस जुमले को उछाला था। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के इस नारे को किस तरह लेगी, ये तो नतीजों से ही पता चल सकेगा। लेकिन राहुल गांधी के नागपुर के कार्यक्रम को लेकर मोदी और पूरी महायुति जिस तरह बेचैन थी, उस बेचैनी को राहुल गांधी ने अपने तेवर से और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसकी काट के लिए बीजेपी के साथ ही आरएसएस भी काफी पहले से एक्टिव है, क्योंकि राहुल गांधी का चुनावी एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी के कई नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक छोटी छोटी जातियों और समूहों के बीच जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम में बंजारा समाज की पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता के चरणों में शीश जाकर नवा चुके हैं। संघ के पदाधिकारी और स्वयंसेवक भी अपनी परंपरागत शैली में अलग अलग टोलियों में दलित, पिछड़ी और आदिवासी आबादी के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब सबसे ज्यादा करीब 28% मराठा आबादी के बीच चार बड़ी पार्टियों की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है, जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की दो शिवसेना और शरद पवार और अजीत पवार की दो एनसीपी मराठा वोट बैंक पर कब्जे की होड़ में लगी है, तब दलित,
पिछड़ों आदिवासियों का वोट बैंक ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले का निर्णायक वोट है, जिसके लिए दोनों राष्ट्रीय दल महाराष्ट्र में अपने अपने मराठा क्षत्रपों के साथ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दे चुके हैं, इसीलिए उनके तेवर तीखे हैं और मोदी विधानसभा में मात खाना नहीं चाहते, इसीलिए उनके पैतरे तीखे हैं, एडवांस हैं। महाराष्ट्र में जातियों के इस समीकरण और पार्टियों के दबदबे पर कल मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।